वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2026 की एक ऐसी साइकोलॉजिकल डार्क ड्रामा फिल्म जिसका नाम ये रहा आपके सामने। ये कहानी है राव बहादुर नाम के एक ऐसे पागल राजा के बारे में जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है, लेकिन मौत को भी उसने अपने एक अजीब जुनून के आगे रोक के रखा हुआ है। बाहर से शानदार दिखने वाली उसकी शाही हवेली के अंदर पूरा परिवार बिखर के रखा हुआ है। उसकी पत्नी की बात करूं तो अंधेरे कमरे में कैद है, खुद को कैद करके रखा हुआ है उसने। बड़ा बेटा भी इस शाही घुटन के बीच जी रहा है। इन सब के पीछे राव के दिमाग में चल रहा है दोस्तों एक ऐसा गहरा शक जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा के रखी हुई है। और अपने इस शक का सच जानने के लिए वो अब एक ऐसा खौफनाक कदम उठाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर इस हवेली की दीवारों के पीछे कौन से राज छुपे हुए हैं और राव अपने इस जुनून में किस हद तक जाएगा। आइए स्वागत आपका, देखते हैं पूरी कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम एक शाही महल को देखते हैं जहाँ की दीवारों पर इस शाही घराने के सभी राजा महाराजाओं की पेंटिंग लगी होती है। और उसी एक पेंटिंग में कुसुम नाम का लड़का भी होता है। उसको पेंटिंग के अंदर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वो पेंटिंग के अंदर से बाहर निकल जाता है। ये कैसा जादू हो गया ना, पता नहीं यार, लेकिन लगता है कुसुम की आत्मा बाहर आ गई है पेंटिंग में से। बाहर आकर कुसुम बड़ा खुश हो रहा होता है कि मैं तो आजाद हो गया। तभी कुछ अजीब पेड़ की जड़ें वो उसको वापस से खींचकर पेंटिंग में डाल देती हैं। कुसुम का मूड खराब हो जाता है फिर से कि मैं वहीं आ गया यार। इसके बाद दोस्तों हम एक अजीब कीड़े को देखते हैं। वो कीड़ा सीधे महल के राजा राव के दिमाग में जाकर घुस जाता है और दिमाग में घुसते ही राव को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लग जाती हैं कि उसका कमरा गोल गोल घूम रहा है। और इसी चक्कर में डर के मारे वो खुद को चोट भी लगा देता है। इसीलिए राव का बेटा लवण्या डॉक्टर आचार्य को फोन करके सारी बातें बताता है कि पिताजी को फिर से दौरा पड़ चुका है। इसीलिए आचार्य जल्दी से महल के लिए निकल जाता है। रास्ते में दोस्तों वो अपने एक सीनियर डॉक्टर से बात भी करता है कि आप ही बताइए मैं राव का क्या करूं। तो सीनियर डॉक्टर कहता है कि मैं क्या बताऊं, मेरे हिसाब से तो उसका लीवर खराब है, उसको कैंसर हो गया है और इस मुताबिक उसको 4 महीने ही तो जिंदा रहना था, लेकिन पता नहीं वो 1 साल से सुकून वाली जिंदगी गुजार रहा है। उसका इलाज करना मेरी समझ से बाहर है भाई, इसलिए तुम्हें कुछ करो। अब आचार्य को अब कोई भी हेल्प नहीं मिलती। ऊपर से वो राव को वैसे ऐसे भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि राव और आचार्य बहुत ही जमाने से दोस्त हैं, जवानी से लेकर आज तक के दोनों साथ हैं। इसीलिए आचार्य जाता है महल में राव को देखने के लिए। अब महल में आकर दोस्तों हमें एक और चीज का पता चलता है कि राव की पत्नी रेणुका पिछले 8 साल से खुद को एक कमरे में बंद करके रखी हुई है। हाँ, वो वहाँ से बाहर निकलती नहीं। इसके पीछे क्या राज है वो तो आगे पता चलेगा। अब आचार्य जब राव के पास आता है तो वो उससे कहता है कि तू आ गया आचार्य, चल अब मेरे सवालों का जवाब दे जरा। मुझे पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, अजीब अजीब चीजें दिखती है मुझे। कभी कभी महसूस करता हूँ कुसुम यहीं पे मौजूद है और वो आकर मुझे डरा रहा है। मुझे तो इस बात का शक सताया जा रहा है कि शायद कुसुम मेरा बेटा है ही नहीं और रेणुका मुझसे कुछ राज छुपाई हुई है। वो कुसुम पक्का किसी और का बेटा है और जब तक ये चीज कंफर्म नहीं होती मैं सुकून से नहीं मरूंगा, ना मुझे सुकून मिलेगा। इसलिए डीएनए टेस्ट कर। लेकिन आचार्य कहता है बेवकूफ है क्या, कुसुम को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं और उसके जाने के बाद से तू डिप्रेशन का शिकार हुआ था और आज भी उसी डिप्रेशन के चलते तुझे ये सब दिखाई दे रहा है। अरे आराम कर यार, रेस्ट कर, रहने दे ये चीजें। लेकिन राव नहीं मानता, वो जिद करता है कि मुझे ये टेस्ट करना है तो करना है। तो आचार्य कहता है अब एक बात बता, कुसुम का खून कहाँ से लेकर आएगा इस समय? उसके शरीर का हिस्सा भी नहीं बचा होगा, सब खत्म हो चुका है। ये टेस्ट भूल जा, आराम कर। इतना कहकर आचार्य वहां से चला जाता है। अब लवण्या भी परेशान हो जाता है राव के इस पागलपन से। वो आचार्य से कहता है कि करिए यार कुछ, मुझे पिताजी का ये दुख देखा नहीं जाता। दिल तो करता है उनको हमेशा हमेशा के लिए सुला दूं इस दुख से ताकि उनको शांति मिले। परेशान हो चुका हूँ डेली इन सारी चीजों से। आचार्य भी समझता है दोस्तों, क्योंकि वो जानता है कंडीशन कैसी है। एक तो रेणुका ने खुद को कमरे में बंद करके रखा हुआ है, 8 साल से अकेले लवण्या ने महल में सब कुछ संभाल के रखा हुआ है और पागल पिता का ख्याल भी तो रख रहा है वो, इसलिए परेशान होना तो बनता है। इसके बाद राव सीधे कुसुम के कमरे में घुस जाता है ताकि वहां पे कुसुम से जुड़ी चीजें हासिल कर पाए। उसके जरिए हो सकता है डीएनए टेस्ट हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ खास उसको मिलता नहीं। वो कंघी पुराने कपड़े वगैरह में कुसुम का बाल ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अभी भी उसके हाथ खाली होते हैं। और दोस्तों अब राव की बात करूं तो ये जैसा पागल दिखता है ना, ऐसा था नहीं पहले। पूरी जिंदगी उसने, अब राजा का बेटा था तो राजकुमार जैसी जी, अलग अलग देशों में जाना, वहां भी राजकुमार जैसा रहना बिल्कुल आम बात थी राव के लिए। ऐसे ही एक दिन आचार्य राव को महल वापस आने के लिए कहता है। ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ क्योंकि तब राजा की तबीयत खराब थी, वो कोमा में थे, इसीलिए उनकी ये इच्छा थी कि वो अपने इकलौते बेटे राव से मिले। इसीलिए राव वापस महल आता है। आचार्य ने तो राजा से कह दिया था कि राव ने शादी कर ली है और ये बात आचार्य ने झूठ बोली थी क्योंकि राजा को ये गम था कि मैं मरने वाला हूँ और अपने अगले वारिस का मुझे कुछ पता भी नहीं है। अब आचार्य ने ये बात झूठ इसीलिए बोली क्योंकि राजा का मानना था कि मैं देखना चाहता हूँ मेरा बेटा शादी करेगा, उसके बच्चे होंगे तो अपने आने वाली पीढ़ी को देखना चाहता हूँ, उनके बारे में सोचना चाहता हूँ। इसीलिए आचार्य ने बोल दिया कि राव ने शादी कर ली ताकि राजा को कम से कम ये लगे कि चलो शादी हो गई है तो बच्चे हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि राव की शादी अभी तक हुई नहीं थी।
उसको ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं जिससे वो शादी कर पाए। तो महल आने के बाद राव देखता है रेणुका नाम की नर्स को, जिसे आचार्य ने हायर किया हुआ है राजा का ख्याल रखने के लिए। और जब राव पहली बार ही रेणुका को देखता है ना, तो रेणुका की नटखट अदाएं, उसका स्वीट सा बिहेवियर राव के दिल में छेद कर देता है। मतलब वो भी समझ नहीं पाता मुझे प्यार हो गया है क्या रेणुका से। अब रेणुका दोस्तों यहाँ राजा का ख्याल रखने के लिए आई हुई थी, लेकिन राव अपने छोटे मोटे कामों में उसको बिजी रखता ताकि जी भर के वो उसको देख पाए। आचार्य भी एक दिन आकर राव से कहता है कि देख तेरे पिता की तबीयत अब ज्यादा खराब हो चुकी है, इसीलिए काम कर, रिश्तेदारों को बुला ले, प्रॉपर्टी वगैरह का हिसाब लगा ले, मतलब ये देख ले कि तेरे पिता ने तेरे लिए क्या क्या रखा हुआ है। लेकिन राव को इससे फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ मिले या ना मिले उसको नहीं चाहिए कुछ, वो तो बस इस बात के इंतजार में होता है कि कब उसके पिता ठीक होंगे और कब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे राव रेणुका से और ज्यादा अटैच हो जाता है, दोनों साथ में समय बिताते और राजा का इलाज भी हो रहा होता है। लेकिन एक दिन जिस बात की किसी ने सोची नहीं थी वो हो जाती है, बुरी खबर आती है, उसके पिता की मौत हो जाती है। बेचारा राव उदास, रेणुका भी सिर्फ यहाँ राजा का इलाज करने आई थी, अब वो वापस जाने लग जाती है। पर तब उसको रोकने के लिए राव अपने प्यार का इजहार करके उसके सामने बोल देता है सब कुछ, कि मैंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने अपना इरादा बदल लिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ रेणुका। ये सुनकर रेणुका कहती है कि माफ करना, पर मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ, मैंने तो आपको सिर्फ एक दोस्त की तरह देखा था, मुझे नहीं पता था आप दोस्ती को प्यार समझ लोगे। इतना कहकर रेणुका वहाँ से चली जाती है। रेणुका की बातें सुनकर राव बिल्कुल सदमे में चला जाता है, मतलब वो यकीन नहीं कर पाता कि रेणुका ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसी टेंशन में वो सब चीजों पर अपना ध्यान खत्म कर देता है, मतलब उसका बिजनेस में मन नहीं लगता, ना ही बाकी काम में लगता है, वो सिर्फ रेणुका के लिए पागल हो जाता है दोस्तों। और अब वो जब मिली नहीं तो वो दूसरी शादी भी नहीं करना चाहता। पर एक रात की बात है, राव को सपने में उसके सारे के सारे पूर्वज नजर आते हैं, पिता, दादा, परदादा वगैरह सब वहाँ पे होते हैं, और वो राव से कहते हैं कि अगर तूने शादी नहीं की तो हमारी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी, जल्दी से शादी कर, हमारे खानदान को वारिस चाहिए। तो तब जब सुबह राव की आंख खुलती है ना, वो बिल्कुल बदला बदला सा नजर आता है। उसको शाही जिंदगी पसंद नहीं थी, लेकिन आज वो राजा वाले कपड़े पहनकर तैयार हुआ था कि अब तो मैं शादी करूंगा ताकि अपने खानदान को आगे बढ़ा पाऊं। वो सबसे पहले जाता है आचार्य से मिलने के लिए और उससे कहता है बता रेणुका कहाँ पे है, मुझे उससे शादी करनी है। तो आचार्य हैरान कि क्या बकवास कर रहा है, सब ठीक तो है ना, राजा वाले कपड़े पहन लिए और इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन जब राव कहता है कि मुझे रेणुका चाहिए तो चाहिए, बस मैं उसी के बारे में जानने सिर्फ यहाँ पे आया हूँ, तो आचार्य कहता है मैंने तो उसको भगा दिया क्योंकि वो किसी की बात सुनती नहीं थी, अब नहीं पता वो कहाँ पे है। लेकिन राव अपना राजा वाला एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि रेणुका का पता जल्दी से जल्दी लगाओ, मुझे उससे कैसे भी करके शादी करनी है, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ तो आचार्य भी हैरान होता है, वो सोच में पड़ जाता है इसको हो क्या गया, कोई दौरा वगैरह पड़ा हुआ है क्या इसको। लेकिन रेणुका की लोकेशन ढूंढनी थी, इसीलिए वो काम पे लग जाता है। अब आ जाइए दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे। राव रेणुका से मिलने उसके कमरे में जाता है और कहता है कि मुझे पता है तूने मुझे धोखा दिया, वो कुसुम किसी और का बेटा है ना, लेकिन बस तू इंतजार कर, एक बार डीएनए टेस्ट हो गया ना, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसके बाद बताता हूँ मैं तुझे। अब दोस्तों आचार्य वापस राव से मिलने आता है। राव कहता है एक बात बता, तूने कहा था ना अगर कुसुम से जुड़ा कुछ लेकर आ जाऊं तो तू डीएनए टेस्ट करवा सकता है, तो देख मैं क्या लेकर आया। लेकिन वो क्या लाया था ये जानने से पहले हमें पास्ट में जाना होगा। तो एक रात की बात है, राव सो रहा होता है, ये उस टाइम का पास्ट नहीं है दोस्तों जब राव जवान हुआ करता था, ये मतलब कुछ दिनों पहले की बात है। तो जब एक रात राव सो रहा था, उसके सपने में कुसुम आता है। उसको देखकर राव कहता है कि बता तेरा असली बाप कौन है, तूने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, बता किस गंदी नाली का कीड़ा है तू। तो कुसुम कहता है अगर आपको मेरे बारे में जानना है ना तो आपको पहले अपने पिता के बारे में जानना चाहिए। इतना कहकर कुसुम चला जाता है और राव बिल्कुल हैरान, क्या बकवास करके चला गया, ये कुछ समझ नहीं आया। लेकिन दोस्तों डीएनए टेस्ट तो करवाना ही था राव को, इसीलिए अगली सुबह राव महल के सभी लोगों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मेरे सपने में कुसुम आया था, वो बहुत ही परेशान है क्योंकि हमने उसको राजघराने जैसी इज्जत के साथ दफन नहीं किया, इसीलिए उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए हमें उसकी कब्र खोदनी होगी ताकि उसको जो सम्मान मिलना चाहिए था हम वो चीज पूरी कर सकें। अब लवण्या का दिमाग खराब हो जाता है कि ये कौन सी बेवकूफी करने लगे हैं, 8 साल से मौजूद कब्र को खोल के क्या मिलेगा। लेकिन राव नहीं मानता और जबरदस्ती कब्र खुदवा देता है जिसके अंदर होती कुसुम की लाश। अब सबके सामने तो वो सम्मान देने के लिए आया था, लेकिन कब्र खुदवाने का असली मकसद था कुसुम के दांत और हड्डियों को निकालना ताकि वो डीएनए टेस्ट करवा सके। मतलब जब तक उसको सच्चाई पता नहीं चल जाती ना, उसको ठंड नहीं पड़ रही थी, वो ये जानना चाहता है कुसुम उसका बेटा है कि नहीं, तभी सुकून मिलेगा उसको। और अब प्रेजेंट में दोस्तों वही दांत और हड्डियां
राव आचार्य को दिखा रहा है कि इसके जरिए टेस्ट करके रिजल्ट बता दे। तो आचार्य कहता है पागल है क्या, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था कि शरीर के हिस्से होते तो टेस्ट हो जाता। तो सच में निकाल कर लेकर आ गया यार। और इसके बावजूद भी इतना आसान नहीं है टेस्ट करवाना, जब तक पुलिस की परमिशन ना मिल जाए तो नहीं करा सकते हम ये टेस्ट। ये सुनकर राव कहता है कि टेस्ट के लिए तुम मना कर रहे हो, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये कुसुम तुम्हारा और रेणुका का बेटा है। और आचार्य को इतना गुस्सा आता है ना, वो जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है क्या बकवास कर रहा है ये इल्जाम लगाने से पहले कम से कम सोच तो ले। लेकिन राव कहता है अब तो पक्का हो गया, पक्का हो गया। एक बाप की परमिशन के बगैर बेटे की कब्र खोद दी ना, तो बुरा लगा तुम्हें, इसीलिए तूने थप्पड़ मार दिया। लेकिन आचार्य यहाँ पे कोई बहस नहीं करना चाहता, इसीलिए वो चला जाता है। ये सारी बातें लवण्या भी सुन लेता है और अब तो उसको भी हल्का सा शक होता है कि कहीं मेरे पिता का शक सही तो नहीं है कि आचार्य कुसुम का पिता है। लेकिन वो अभी इस बात पे उतना ध्यान नहीं देता। तभी राव की तबीयत खराब हो जाती है। जल्दी जल्दी डॉक्टर्स उसको चेक करते हैं। साफ लग रहा है कि अब बस कुछ दिन बचे हुए हैं राव की जिंदगी में। कैंसर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए उसको तैयार करके बेड पे लिटा देते हैं ताकि मर जाए तो राजाओं वाले हुलिये में मरेगा। अगले सीन में क्या होता है, एक पुलिस ऑफिसर घर में आता है। वो घर आकर दोस्तों एक बहुत ही शॉकिंग जानकारी देता है कि हमें खबर मिली है कि कुसुम राव का बेटा नहीं है। हमारे पुलिस स्टेशन में एक आदमी आया, उसका ये कहना है कि बचपन में उसकी पत्नी से 100 रुपए में उसका बच्चा राव ने खरीद लिया था। और अब उस आदमी का ये आरोप है कि राव ने उसके बेटे को मारा है, जिसका उस आदमी को इंसाफ चाहिए। तो लवण्या कहता है कि अब तो मुझे भी लगने लगा है कि कुसुम मेरा भाई नहीं है, मुझे तो वो किसी और का ही बेटा लगता है। उसके कहने का मतलब सीधा जा रहा था आचार्य पर, लेकिन वो अभी क्लियर नहीं है ना दोस्तों। तो आचार्य कहता है ये क्या बकवास आरोप है, रेणुका की डिलीवरी के टाइम में वहीं पे मौजूद था, इसलिए कुसुम राव का ही बेटा है। आप लोगों को प्लीज गलतफहमी हुई है। ऑफिसर कहता है गलतफहमी हो या सही, इसका फैसला तो डीएनए टेस्ट ही करेगा, उसी से साबित होगा कुसुम किसका बेटा है। अगर वो इस आदमी का बेटा हुआ तो राव के ऊपर कुसुम को खरीदने, उसकी हत्या करने, ये सारे आरोप लग जाएंगे। और अगर वो राव का ही बेटा होता है तो आपकी बात सही साबित हो जाएगी कि कुसुम तालाब में डूबकर मरा था, ना कि राव ने जानबूझ के उसकी हत्या की। ठीक है ना आचार्य जी, सही बात है ना। अब दोस्तों वैसे जान लेते हैं कुसुम के साथ हुआ क्या था और क्यों राव उसको अपना बेटा नहीं मानता। मैं आपको बताता हूँ। तो जब कुसुम पैदा हुआ ना, बहुत ही ज्यादा काला था वो। उतना काला ना ही राव और ना ही रेणुका है। पूरे महल में वैसा काला बच्चा कोई नहीं था, इसीलिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये बच्चा राव का कैसे हो सकता है। और तभी से राव ने अपने मन में शक डाल दिया कि कुसुम उसका बेटा नहीं है। रेणुका तो हमेशा यही कहती रहती थी कि वो हमारा ही बेटा है। और वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, रेणुका राव से शादी करने को तैयार हो गई थी बाद में। लवण्या के बाद कुसुम पैदा हुआ था, लेकिन फिर जब इसको अपने राव को शक हुआ ना, तो उसके बाद उसने कभी कुसुम को प्यार दिया ही नहीं। मतलब जो एक बच्चे को प्यार देना चाहिए ना पिता को, वो नहीं दिया राव ने। हमेशा वो लवण्या को प्यार करता और कुसुम से नफरत करता। शक्ल तक देखना उसको पसंद नहीं था कुसुम की। बेचारा कुसुम बच्चा ही तो था, उसको पिता का प्यार चाहिए था। फिर वो लवण्या के पुराने खिलौने से खेलता, या फिर वो भी उसको नहीं मिलता कभी कभी तो तब एक दिन लवण्या भी कुसुम से कह देता कि तू पिताजी का बेटा नहीं है, बहुत काला है तू, इसलिए वो तुझसे प्यार नहीं करते। और बेचारा कुसुम लवण्या को ही मारने लग जाता है ये सुनकर कि तुमने ऐसा क्यों कहा। अरे मैं अपने पिताजी का बेटा हूँ यार, कैसी बातें कर रहे हो। अब ये देखकर राव कुसुम की पिटाई कर देता है कि मेरे बेटे को कैसे मारा तूने, अरे उसने सच बोला, तू मेरा बेटा नहीं है। बेचारा कुसुम बहुत धक्का लगता है यार, उसको बुरा लगता है बहुत, और ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए तालाब में डूबकर अपनी जान दे देता है। और रेणुका तो ये देखते ही सदमे में चली जाती है और सीधे राव पे आरोप लगाती है कि तुमने अपने बेटे को मार दिया। बस यही वो दिन था जब रेणुका ने अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए कमरे में बंद कर दिया और यहीं से राव चला गया डिप्रेशन में धीरे धीरे। आज उसकी जो हालत है ना, वो उसी डिप्रेशन की वजह से है। उसकी जिंदगी का सिर्फ मकसद ये रह गया है कि वो पता कर ले कि कुसुम उसका बेटा है कि नहीं, बस। और अब प्रेजेंट टाइम में दोस्तों, जैसे ही राव सुनता है कि डीएनए टेस्ट होगा, वो बेड पे लेटा हुआ था ना, लेकिन आराम से उठकर बैठ जाता है और ऑफिसर से कहता है कि प्लीज जल्दी रिपोर्ट लेकर आ जाओ, मेरी जिंदगी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठने वाला है। सभी हैरान कि ये इंसान है या शैतान, अचानक में नॉर्मल कैसे हो गया। तो राव ऑफिसर को वो दांत और हड्डियां भी देता है, लेकिन ऑफिसर कहता है कि हमें खुद हड्डियां निकालनी होगी तभी टेस्ट होगा, आपकी हड्डी और आपकी दी हुई चीजों पे भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ऑफिसर कुछ फॉरेंसिक वालों को लेके जाता है और कुसुम के अंदर से दांत और हड्डियां निकाल लेता है टेस्ट के लिए। अब टेस्ट रिपोर्ट को आने में 2 हफ्ता लगना है, तो ये 2 हफ्ते राव बिना सोए निकाल लेता है कि जब तक सच्चाई नहीं आ जाती मुझे सुकून की नींद भी नहीं आएगी। और फाइनली दोस्तों, स्वागत आपका रिजल्ट वाले दिन में। सभी आते हैं कोर्ट में और जज फैसला सुनाने वाला होता है कि राव कुसुम का बेटा है या नहीं। नहीं होने पर जेल जाएगा और हाँ होने पर राव को तो खुद ही सदमा लग जाएगा कि अपने बेटे को उसने कितना तड़पाया। और दोस्तों, रिजल्ट भी वही आता है, कुसुम किसी और का नहीं बल्कि सच में राव का ही बेटा है। उसका अपना खून जिसको उसने कभी प्यार नहीं दिया और उसी की मौत का कारण बन गया।
सच्चाई जानकर राव को ऐसा सदमा लगता है कि रिपोर्ट देखते देखते उसकी जान निकल जाती है और वहीं पर वो अपना दम तोड़ देता है। उसके मरते ही अंदर से वो कीड़ा बाहर आ जाता है जो कि मूवी की शुरुआत में उसके अंदर गया था। अब ये होने के बाद दोस्तों राव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी होती है, जहां सभी को अपने राज लाश के कान में आकर बताने थे। ये एक इनकी रस्म होती है। तो जब आचार्य और रेणुका राव की लाश को सच्चाई बताते हैं तो मूवी के सारे राज सामने आते हैं। हम देखते हैं कि जब आचार्य पे आरोप लग रहा था कि शायद वो कुसुम का बाप है और ये बातें हो गई थी कि डीएनए टेस्ट हो जाए, इसीलिए दोस्तों उसने उस दूसरे आदमी के जरिए झूठा केस करवाया। वही कि राव ने बचपन में मेरे बेटे को खरीद लिया था, फिर उसने मेरे बेटे को मार दिया। उस आदमी ने लगाया था ना ये आरोप, और ये सब कुछ आचार्य ने करवाया था ताकि उसके ऊपर से ये सब हट जाए, केस वगैरह या शक वगैरह। उसी के साथ दोस्तों रेणुका राव के कान में एक सच बताती है कि कुसुम तो सच में हमारा ही बेटा है, लेकिन लवण्य हमारा बेटा नहीं है। हाँ दोस्तों, देखा कहां से कहां चलेगी कहानी। जब रेणुका के बॉयफ्रेंड ने देखा कि रेणुका राव के साथ रह रही है तो उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। उसको लगा वो राव के बच्चे की मां बनने वाली है, जबकि बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का था। बच्चे को पिता का नाम मिल जाए इसलिए रेणुका ने आचार्य के कहने पर राव से शादी कर ली और फिर वो बॉयफ्रेंड का बच्चा लवण्य पैदा हुआ। अभी तो शौक खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। आचार्य राव के कान में कहता है, एक बात है यार मैंने तुझे कभी नहीं बताई कि तू खुद अपने पिता का बेटा नहीं है। तुझे पता है तेरे पिता ने तुझे अडॉप्ट किया था। जब उनका बच्चा मिसकैरेज के चलते मर गया ना, और उनकी पत्नी भी इसके चलते मारी गई, तब तेरे पिता को भी उनके पूर्वजों ने सपने में आकर वारिस देने को कहा। इसीलिए प्रेशर में आकर उन्होंने तुझे अडॉप्ट किया। इसलिए मैं तुझे जायदाद के बारे में पूछ रहा था कि तेरे पिता ने सब कुछ तेरे नाम किया या नहीं। ये क्या दोस्तों, ये तो पूरा सिस्टम उल्टा हो गया, कहां से कहां चले गया। बेचारा राव सच्चाई सुन तो नहीं सकता था क्योंकि कुसुम के सदमे ने उसकी जान ले ली थी, मगर मर तो वो कब का जाता, लेकिन उसका पागलपन ही था जिसको सच्चाई जाननी थी। कुसुम की सच्चाई, उसी ने उसको जिंदा रखा। वो कीड़ा भी वही चीज दर्शाता है कि मर तो वो कब का गया था, सिर्फ शरीर जिंदा था और सच्चाई जानने की तलब, और सच्चाई जानते ही राव मरा, वो कीड़ा भी निकल गया। राव का अंतिम संस्कार होता है और मूवी के एंड में एक बड़ा ही अजीब सीन देखने को मिलता है कि अब लवण्या बिल्कुल पागल हो चुका है, ठीक अपने पिता राव की तरह, और उसके पीछे भी दोस्तों वो जड़ें होती हैं। इसी क्वेश्चन के एंड पर मूवी हो जाती है खत्म। ये क्या देखा दोस्तों हमने मूवी में, बताया ही नहीं। लेकिन हम थोड़ा सा अपने हिसाब से सोच कर एक थियरी बनाते हैं। तो मूवी में पूर्वज वारिस चाहते थे किसी भी कीमत पर, इसलिए राजा के बेटे टेंशन में रहते थे कि आखिर वो वारिस कहाँ से लाएंगे। इसलिए राव के पिता ने राव को अडॉप्ट किया। इससे हुआ ये कि फैमिली का खानदानी खून बदल गया। राव से कुसुम हुआ और लवण्या भी शाही खून का हिस्सा नहीं थी। यही वजह थी कि राव पागल हो गया। लवण्या भी रहता तो उसी महल में है, तो शाही गद्दी मिलने के बाद वो पागल हो गया है। कुसुम को तो अच्छी जिंदगी ही नहीं मिली। जब वो राजा बनता तो वो भी पागल हो ही जाता, जैसा कि लवण्या हुआ। वो जड़ें इस फैमिली के शाप को दिखा रही हैं। जो भी इस फैमिली से ताल्लुक नहीं रखता लेकिन फिर भी सिंहासन पर बैठे तो वो पागल हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको एंडिंग समझ में आ गई होगी। वैसे आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। अपनी थियरी कमेंट्स में बताइए और स्क्रीन पे दिख रही इस वीडियो पे क्लिक करिए, डायरेक्ट वहीं पे मिलते हैं। ध्यान रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।